दोस्तों, हमारे देश में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने मुकेश अंबानी और रतन टाटा की अमीरी के बारे में नहीं सुना होगा। जहां हस्बैंड पत्नी को छोटा सा गिफ्ट देने के लिए सोचते हैं, वहीं मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। वहीं अगर हम सर रतन टाटा की बात करें तो ये तो रहते हैं बस इस छोटे से बंगले में, पर इनके पास 135 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताइए, 6 या फिर 135, किसकी जेब भारी होगी? इसका जवाब तो आपके पास होगा ही, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वैसे तो आज के समय में एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपनी हाथों में ले लें तो वो एशिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी के बारे में, किनका शो अब ज़्यादा है और किन के पास है बेशुमार दौलत। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इनकी कंपनियों की। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम शुरू किया। फिर जैसे ही धंधे में पांव जम गए तो वैसे ही जमशेदजी ने नागपुर में अपनी पहले टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्हें धंधे में काफ़ी प्रॉफिट हो गया। बस इसी प्रॉफिट को देखकर उनका मन 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ जिसका फ़ायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनसे देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इस सपने को पूरा होते हुए देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराब जी टाटा ने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टैब्लिश कर उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कहें या फिर उम्र का एक पड़ाव, जल्द ही इनका भी देहांत हो गया। इसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ली और पुरानी 14 कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने उसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्री का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है ना, उतनी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे से ज़्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और नॉर्मल फैमिली की ही तरह धीरूभाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले पैसे को जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया था। मतलब पैसे जमा होने पर विदेश की नौकरी को छोड़कर मुंबई की एक चौल में रहने आ गए और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरूभाई ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया, जो मसालों में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों के धंधे में सेट हो गए, वैसे ही इन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ। विमल को कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद स्वयं धीरूभाई अंबानी जी ने अपने स्टॉक को लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में भी एक बड़ी बात है, जिस टाइम लोग इन्वेस्ट जानते नहीं थे, उस टाइम धीरूभाई ने विमल के IPO से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फ़ायदा कंपनी को और इन्वेस्टर्स को दोनों को भरपूर हुआ। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ की रेवेन्यू वाली रिलायंस कंपनी का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था।
इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसलिए तो उसी साल तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच बांट दिया गया। पर दोनों भाई का बिजनेस करने का तरीका काफी अलग था, इसलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद को गवाही दे रहा है, खुद को यह साबित करने में लगा है कि उसकी नेटवर्थ जीरो हो गई है, वही मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज करोड़ों डॉलर का हो गया है। नंबर 2, अब बात करते हैं किनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। क्या आप जानते हैं कि 9,440 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं। पर वहीं 135 से भी ज़्यादा कंपनीज होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा और कभी कागज़ों पर दिखाई भी नहीं दिया। पर आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट लगभग हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह। तभी तो सब्सिडरी कंपनी ज़्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटा मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज़्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज़्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो आपकी इस डाउट को ख़त्म करने के लिए बता दूं कि मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में 48% शेयर के मालिक हैं, और जब आधे शेयर्स ही उनके नाम हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी का फ़ायदा होने पे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें रतन टाटा जी की, तो वो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब बंदे को 135 कंपनी मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते तो शायद वो न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर अमीर हैं, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। तो ये है सोचने वाली बात। एक रिसर्च के मुताबिक आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी के नेट वर्थ से भी ज़्यादा रकम तो टाटा ट्रस्ट ने दान कर दिए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, टाटा ट्रस्ट ने 102 बिलियन डॉलर दान कर दिए हैं। और आज के समय में अगर ये दान नहीं किए होते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते रतन टाटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं खर्चे और चर्चे वाले। घर, गाड़ी, पैसा सब है इनके पास, लेकिन मुकेश अंबानी ही लाइमलाइट में क्यों रहते हैं? वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा लाइमलाइट में क्यों नहीं रहते हैं? लेकिन दोस्तों, जिसको दिखावा करना आता है शायद उसका ही ज़्यादा बोलबाला होता है। तभी तो जब अंबानीज ने अपनी बेटी की शादी में 750 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी कम नहीं हुए हैं। इनके पास एक याट भी है जो स्पेशली 16 ग्लास रूफ से बनाई गई है, और इसकी कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहे हैं तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। देखो भाई, जब कोई इंसान भारत का सबसे अमीर इंसान हो तो उसके नौकर को भी उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा।
इसलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG 63S में साथ लेके घूमते हैं। और तो और अपने एंटीलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मज़ा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लिविंग ही रही है। जी हाँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफ़ी सिंपल रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। फिर इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर खुद को स्पेंड करते हुए अब भारत के 25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह ही सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है, चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो, माइग्रेशन या फिर सोशल जस्टिस क्यों ना हो। जिस तरह से टाटा ग्रुप बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनके वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जहाँ एक बिजनेसमैन एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है, मतलब कि न्यूज़ बन जाती है। वहीं दूसरे बिजनेसमैन ऐसा है जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है। और इसकी वजह है उनका खुद ही ये सब काम छुप छुप के करना, है ना दोस्तों। जो दिल से करते हैं वो बता कर नहीं करते हैं। अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर अपने आप को और अपनी कंपनी को इतना आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान दुनिया की नज़रों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहा है और दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो ऐसे में क्या अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में ज़रूरी है? दिखावा ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा।